जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड ये पार्ट 3 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जुडिशियल रिव्यू के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं जुडिशियल रिव्यू के, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये दोनों डायमेंशन आज की वीडियो में इस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैंने पहले के 2 वीडियो में क्या डिस्कस किया है। तो पहले के 2 वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, राइट। इसको प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे चेक एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एंड लेजिस्लेटिव लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है अगर वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हैं या वलेट कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट में हैं। तो इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरीज़ क्या हैं, स्कोप क्या है, और इसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जो जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कि जुडिशियल रिव्यू की इम्पॉर्टेंस क्या है एंड लिमिटेशन क्या है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है अगर जुडिशियल रिव्यू से संबंधित क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने को आता है क्वेश्चन। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगी फॉर आपके डेमो के लिए कि हाँ इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। So hi guys, this is Deepika. Welcome back to my YouTube channel and hope so you will enjoy today's learning. तो इम्पॉर्टेंस की बात की जाए अगर जुडिशियल रिव्यू की, तो हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू चेक एंड बैलेंसेस के लिए एक जुडिशियल मैकेनिज़म्स डेवलप की गई। चेक एंड बैलेंस क्या था? जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें और किसी दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर ना करें। बट साथ ही ये ज़रूरी था कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में हमने कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो कि हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने कहाँ से ली है? यूनाइटेड किंगडम से। ये हमने सोर्सेज में देखा है। अब यूनाइटेड किंगडम में सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है कि जो पार्लियामेंट कह देगी वो सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ज़्यादातर जो वहाँ पर प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं वो ज़्यादातर अनरिटन फॉर्म में हैं, जिन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं। बट इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि ये जो चेक एंड बैलेंस की मैकेनिज़म्स है उसको सही से ऑपरेट किया जाए। तो जुडिशियल रिव्यू, जैसे हमने देखा कि एक जुडिशियल मैकेनिज़म्स है जो जिसका यूज़ करके जुडिशरी सुपरवाइज करती है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है एंड जो लेजिस्लेचर है ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस काम कर रहे हैं कि नहीं, अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं कि नहीं, जो इनको पावर दी गई है उसी पावर का यूज़ करके काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं या पावर के अपनी पावर को एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ द सुपरमेसी मेंटेन रहे। अब इसके बहुत सारे प्रोविजंस देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, राइट, या इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था। तो पहली इंपॉर्टेंस समझ में आई कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना है। सेकेंड एसेंशियल फीचर्स या एसेंशियल इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस जुडिशियल रिव्यू का ये है कि इस चीज़ को चेक करना कि कहीं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। मिसयूज़ से रिलेटेड ये है कि जैसे आपने देखा था कि लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दी गई है, आर्टिकल 368, जिसके तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। तो अब जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो जुडिशरी है ये इंश्योर करेगी, ये चेक करेगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हुआ है कि नहीं है।
ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको ही चेंज करने की बात की जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम को अमेंड करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दे और जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ह्यूज पावर होती है, राइट। तो इस चीज़ को चेक किया जाता है कि कहीं लेजिस्लेचर अपनी पावर को मिसयूज़ तो नहीं कर रही है, कहीं एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। प्रेजेंट में एक मुद्दा चल रहा है, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा तो देखा होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली का। क्या मुझे बता सकते हो कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, मुझे कमेंट करके बताना कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो एग्जीक्यूटिव ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट करने लगी, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इसे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, और पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। तो जुडिशरी ने रिप्लाई दिया कि ये पॉलिसी जो पॉलिसी डोमेन में आता है और जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन एंड जुरिडिक्शंस में आते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो कर रही है, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी इसमें जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं किया जाता। इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहा है, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर वायलेट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पॉलिसी मैटर है, तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ज़रूर देना यहाँ पर। इसके बाद से जुडिशियल रिव्यू इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई बार देखा होगा आपने, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी है अपने कई सारे मैकेनिज़म्स का यूज़ करती है, जैसे कि रिट इशू करना या जुडिशियल रिव्यू करना जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है या लेजिस्लेचर है, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में बहुत ही डिटेल एंड वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वाइड है, हम चाहें तो उसमें पूरा एक फुल वीडियो बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही समझेंगे, राइट। देन फेडरल बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं। आपको पता है कि इंडिया में हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है, फेडरल सिस्टम जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और ये फेडरल बैलेंस मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि सेंटर क्या करे, अपनी एक पावर को एक्सेसिवली बढ़ा ले और स्टेट को कम पावर दे, स्टेट की ऑटोनॉमी में कहीं ना इंटरफेयर करे, राइट। तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो जाएगा। भाई आप देखोगे कि फेडरल सिस्टम में स्टेट्स को भी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी मिलती है ना। फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो उसमें ज़बरदस्ती अगर स्टेट अपनी पावर को ऑक्युपाई करने लग जाए, बढ़ाने लग जाए, तो अगेंस्ट द फेडरल बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से तो फेडरल सिस्टम काम नहीं करेगा ना। तो जैसे आपने जीएसटी के केस में देखा होगा कि जब जीएसटी एक्ट को लाना था तो स्टेट्स के बहुत सारी कंप्लेन थी, तो फिर उसमें बहुत सारा बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई और फाइनली जीएसटी बिल लाया गया और एक्ट बनाया गया। तो जीएसटी के एग्जाम्पल दे सकते हो। देन इसके बाद से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी मेंटेन रखना है, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर है, तीनों अपने अपने डोमेन में काम करेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविज़न है। अब देखो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो NJAC को लेकर था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एक कमीशन बनाया गया था जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के मेंबर्स थे जो जजेस को अपॉइंट करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव अगर जजेस को अपॉइंट करने के उसमें आ जाएंगे, डिसीज़न लेंगे कि कौन जज बनेगा, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो डाइल्यूट हो रही है। एंड दिस वाज द रीज़न जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था NJAC का, उसको जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू के मैकेनिज़्म का यूज़ करते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रोविज़न को वायलेट कर रहा था। गेटिंग इट? तो यहाँ पर NJAC का एग्जाम्पल दे देना।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस हैं जुडिशियल रिव्यू के, एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बताना मुझे मत भूलना नीचे कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट, अब हमने इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस तो देख लिया कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करना है, राइट, अब्यूज़ ऑफ द पावर को चेक करना है, फेडरल बैलेंस को मेंटेन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ की अच्छाई होती है तो उसका निगेटिव साइड भी होता है। अब निगेटिव साइड क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये है, जो क्रिटिक्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट में हैं, जो इसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को लिमिट करता है, ये प्रोविज़न या ये मैकेनिज़्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। स्वाभाविक सी बात है, जो जुडिशियल रिव्यू है कहीं ना कहीं सुपरविज़न रखने के लिए लाई गई है, जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में सुपरवाइज कर सके। अब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के लोग तो इसे कभी पसंद नहीं करेंगे। कोई चाहेगा क्या कि मेरे ऊपर सर्वेलांस लगे। आप ही अगर मान लीजिए घर पे हैं और आपके पीछे एक पर्सन लगा दिया जाए कि भाई इसको सुपरवाइज़ करो, ये कहाँ जाता है या कहाँ जाती है, क्या करता है, किससे मिलती है, सारी चीज़ें, किससे बात करते हैं, क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं ले ली जाए, छीन ली जाए? अच्छा लगेगा क्या आपको ये? नहीं ना। तो आप इसका विरोध करोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे। इन द सेम मैनर जुडिशियल रिव्यू में भी जो लोग, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो अगर जुडिशियल रिव्यू हर जगह आ जाएगा तो गवर्नमेंट तो काम ही नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लिमिट करेगा। गेटिंग इट? तो पहला क्रिटिसिज्म ये, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो न्यू दिल्ली का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर मान लीजिए जुडिशरी इंटरफेयर कर देती, किया नहीं हालांकि, इन केस कर देती कि पॉलिसी मैटर्स एग्जीक्यूटिव का था लेकिन जुडिशरी ने कहा कि नहीं ये गलत है, इसको मत बंद करो, तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग वहाँ पे डाइल्यूट हो जाती ना, कम हो जाती। इन केस अगर जुडिशरी ने इंटरफेयर नहीं किया, मना कर दिया। देन इसके बाद से कई बार होता है जो ये जुडिशियल जो ओपिनियंस होते हैं ना जजेस के, वो स्टैंडर्ड ऑफ रूलिंग बन जाते हैं अदर केसेस के लिए। जैसे हमें पता है कि जो जुडिशियल ओपिनियन, जो स्टेटमेंट है, एक बार अगर जुडिशरी ने दे दिया तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ रूलिंग सेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो वो क्या होगा, जबकि रूलिंग का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का, तो उसका मैकेनिज्म डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं। इसके बाद से रिपीटेड इंटरवेंशन अगर होते हैं कोर्ट के, राइट, अगर जुडिशरी बार बार इंटरफेयर कर रही है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के मैटर्स पे, तो क्या होगा, ये जो लोगों की फेथ है ना, जो किस पे, गवर्नमेंट में, वो डाइल्यूट होती है। ये कैसे? फॉर एग्जांपल हम आम सिटीजन से हम देख रहे हैं कि जुडिशरी बार बार एग्जीक्यूटिव को लताड़ लगा रही है, डांट रही है, उसके काम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा रही है, और रिपीटेड इंटरवेंशंस हैं। हो सकता है वो इंटरवेंशन लॉजिकल्स ना हो, राइट। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों की फेथ है जो गवर्नमेंट में, वो कम होती है कि भाई ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तभी तो जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, जुडिशरी ऐसे डिसीजंस ले रही है। तो इंटीग्रिटी, क्वालिटी एंड इफ़िशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट में इसका असर पड़ता है और लोगों की फेथ कहीं ना कहीं कम होती है। देन जजेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल एंड सेल्फिश मोटिव। अब जुडिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं, कोई प्रॉपर ज्यूरिडिक्शंस तो है नहीं। अब बेसिक स्ट्रक्चर के जो प्रोविजंस हैं उसमें मेजर प्रोविजंस तो जुडिशरी ने लिस्ट आउट किया है, लेकिन केस टू केस डिफ़र करेगा। अब पर्टिकुलर केस को कौन जज डील कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, उसके पर्सनल ओपिनियंस एंड मोटिव्स क्या हैं, वो भी मैटर कर सकता है ना। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जो जजेस हैं, जुडिशरी है, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ऐसे डिसीजंस ले ले। तो ये क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू पब्लिक एट द लार्ज पर को हार्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एंड जुडिशरी के बीच में नेक्सस बन गया,
तो अगर गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव लेती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेती है, तो भी जुडिशरी उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी बाय यूजिंग द जुडिशियल रिव्यू, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराएगी, क्योंकि उसके अपने पर्सनल मोटिव्स हैं। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में नेक्सस है, जो आज बहुत आम बात है। आप देखेंगे इसमें नुकसान किसका होता है? आम पब्लिक का। इसी तरीके से नेक्स्ट हो सकता है कि अगर लिमिट द पावर सेट टू द एक्सरसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट ओवरराइड एनी एग्जिस्टिंग लॉ। आप देखोगे कि जो जुडिशरी है, जो इसकी पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की, कहीं ना कहीं लिमिट करती है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव की पावर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन? जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको ओवरराइड कर रही है। इसे कहते हैं, इसे सिंपल टर्म में बता दूं, इसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच, जहाँ पर जुडिशरी अपने डोमेन से बाहर निकलकर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के डोमेन में इनक्रोच कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, राइट। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी होप्स हो कि आपको ये पता चल गया होगा कि सिग्निफिकेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की, एंड इसके लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या हैं जुडिशियल रिव्यू के। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? भाई ये अच्छा भी है, बुरा भी है, तो हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? तो आपको जैसे पता है कि हमें हर आंसर को एक बैलेंस कंक्लूजन देना चाहिए। दो कि यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, तो हमें क्या करना होगा? इन लिमिटेशंस पे वर्कआउट करना होगा, राइट। कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? जुडिशरी को इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि जो ये इंटरफेयर कर रही है, जुडिशियल रिव्यू का यूज़ कर रही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट पे हो, और हमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस या पब्लिक इंटरेस्ट को हम सिक्योर कर पाएँ, ना कि इसलिए क्योंकि हमें पावर मिली है तो हम अपने सेल्फिश मोटिव या पर्सनल मोटिव से जो ड्रिवन हो। तो हमें पर्सनल सेल्फी मोटिव्स को बाहर रखना होगा और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा, जिससे कि लोगों का जो फेथ है गवर्नमेंट में वो बना रहे। नेक्स्ट चीज़ ये कर सकते हो कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, इसको एज एक कहावत है इंग्लिश में, हो सकेगा तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मैं सिंपलेस्ट वे पे समझाती हूँ आपको ये, कि जुडिशियल रिव्यू को हमें एज मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। हमें डेली ब्रेड या डेली डाइट या डेली मील के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि जुडिशियल रिव्यू को उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाए, सिचुएशंस पे जहाँ पे वाकई सीरियस वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। अब डे टू डे जो लाइफ, डे टू डे फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की, अगर जुडिशरी इंटरफेयर करने लग जाएगी, फ्रिक्वेंट इंटरफेयर डे टू डे फंक्शनिंग में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नेंस करना, रूल करना। तो हमें क्या करना चाहिए? जुडिशियल रिव्यू को एज अ मेडिसिन लेना चाहिए कि अगर कोई डिजीज़ फैल गई है, अगर बुरी चीज़ें हो रही हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, तो तब हमें जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करना चाहिए। डेली मील हमें इसे नहीं बनाना है। समझ में आ गई ये चीज़ यहाँ पर? तो अभी आप कंक्लूड कर सकते हो अपना आंसर। दोनों को एक बैलेंस कंक्लूज़न देना है, एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूज़न देना है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रॉपर तरीके से जुडिशियल रिव्यू का लॉजिकल यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर कर पाएँ और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर पाएँ। गेटिंग इट? तो ये था आज का डिस्कशन। होप्स हो कि आपने आज की लर्निंग एंजॉय करी होगी और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिले होंगे जो आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, ये करंट एग्जांपल्स और रेलेवेंट एग्जांपल्स को आप जब आंसर में यूज़ करोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, राइट। तो इसे ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप आज का डिस्कशन अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना नीचे फीडबैक के रूप में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दूसरों के साथ में, लाइक ज़रूर कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।